आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस यानी कि नियोजन की प्रक्रिया। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो नियोजन है इसकी विशेषताएं, इसके एडवांटेज यानी कि लाभ और इसकी लिमिटेशन सीमाएं। तो आज हम करेंगे नियोजन की प्रक्रिया। तो नियोजन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है प्लानिंग की, तो उसके 7 स्टेप हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्यों का निर्धारण करना। दूसरा है डेवलप प्रेमिसेस यानी कि जब उद्देश्यों का निर्धारण हो जाता है तो उनको प्राप्त करने के लिए बहुत से कार्य करने होते हैं, बहुत सारे हमें निर्णय लेने होते हैं। तो उन जो निर्णयों का आधार है यानी उनके लिए उद्देश्यों को प्राप्त करने के जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों को आधार विकसित या आधार प्रदान करना। तीसरा जाता है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मार्ग होते हैं, तो उन मार्गों की पहचान करना कि जिन पर चलकर हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है उनका मूल्यांकन करना। मार्गों की पहचान हो गई, मान लीजिए 10-12 मार्ग हमने पहचान लिए जिन पर हम अपने उद्देश्यों को चलकर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अडॉप्ट या लागू तो एक ही रास्ते पे चलना होगा। तो उन सबको हमने मूल्यांकन करना है और पता लगाना है जो कौन सा रास्ता है या कौन सा मार्ग है जो हमारे लिए किफ़ायती रहेगा और बढ़िया रहेगा, जिस पर हम चलकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उसका जाता है चयन यानी कि मूल्यांकन के पश्चात एक मार्ग का, एक रास्ते का चयन कर लेना जिस पर हमें चलना है। और फिर जो भी प्लानिंग हमने की थी या योजना हमने बनाई थी उसको हमने लागू कर देना है और फिर सभी कार्यों को हमने फॉलो करना है वन बाय वन। तो ये हमारी है प्लानिंग की प्रोसेस। तो वन बाय वन स्टेप डिटेल में हम स्टडी करते हैं कि नियोजन की जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार है। तो पहला था स्टेप हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्यों का निर्धारण। तो सबसे पहले संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण होता है। तो यह पहला स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का, प्राइमरी स्टेप यानी कि फर्स्ट स्टेप प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो इसके अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और यह जो भी संस्था के उद्देश्य हैं उनका फाइनलाइजेशन, उनका निर्धारण होगा और एक संस्था जो है वो क्या चाहती है, क्या प्राप्त करना चाहती है, क्या उसके लक्ष्य हैं, क्या उसके उद्देश्य हैं, उनका निर्धारण किया जाता है। उसके बाद जो प्लानिंग प्रोसेस है हमारी जो स्टार्ट होती है उद्देश्यों के निर्धारण से, क्योंकि जो प्रक्रिया है इसका फर्स्ट स्टेप है ये उद्देश्यों का निर्धारण। तो उद्देश्य जो है अंतिम परिणाम है यानी कि जो भी कार्य किए जाते हैं, योजनाएं जितनी बनाई जाती हैं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही बनाई जाती हैं। तो जो अंतिम परिणाम होता है हमारी योजनाओं का, उद्देश्यों की प्राप्ति होता है। तो ऑब्जेक्टिव इज़ द एंड रिजल्ट यानी कि अंतिम परिणाम है जो हमें प्राप्त होते हैं उद्देश्यों के रूप में। जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए थे उनको हमें प्राप्त करना है अपने कार्यों के माध्यम से। अब बात करते हैं जो उद्देश्य होते हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए यानी कि क्लियर होने चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका क्या उद्देश्य है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या आपका लक्ष्य है, ताकि आप किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य हैं किए जा सके। और जो उद्देश्य है वो मेजरेबल होना चाहिए यानी उसको मापा भी जा सके। ऐसा उद्देश्य ना हो कि उसको मापा ही ना जा सके, उसको मूल्यांकन ना किया जा सके। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है उद्देश्य के संबंधित। पहला तो स्पेसिफिक होना चाहिए यानी क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। दूसरा मेजरेबल यानी कि उसको मापा जा सके। जैसे मान लीजिए आपका लक्ष्य, आप एक मान लो कि मैंने तारे गिनने आकाश के, जो कि संभव ही नहीं है, उसको मापा ही नहीं जा सकता, नॉट मेजरेबल है। तो इसलिए ऐसा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, उद्देश्य नहीं होना चाहिए जिसको मापा ना जा सके। तो उसके बाद जो उद्देश्य है जितने भी हमारा संगठन है उसके लिए बनाए जाते हैं और फिर संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन के जो कार्य हैं इनको विभागों में बांटा जाता है, डिपार्टमेंट में। तो फिर प्रत्येक जो डिपार्टमेंट है वो अपने उद्देश्य निर्धारित करता है ताकि जो विभाग हैं उनके उद्देश्यों को भी प्राप्त करना है और फिर सबको मिलकर संस्था के उद्देश्यों को भी प्राप्त करना है, जिसके लिए सभी जो प्लानिंग की जाती है।
तो एग्जाम्पल है उद्देश्य निर्धारण का। मान लीजिए एक मोबाइल कंपनी है, उसने उद्देश्य निर्धारण किया है कि उसने जो सेल है वो 2 लाख यूनिट तक करनी है नेक्स्ट ईयर में, यानी कि अब वो 1 लाख सेल कर रही है यूनिट की और नेक्स्ट ईयर उसे 1 लाख से 2 लाख करना है, यानी डबल करना है। तो उसके ये उद्देश्य कंपनी ने डिसाइड किया है। तो दूसरा आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस, यानी कि आधार विकसित करना। क्योंकि जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं वह बहुत से फैक्टर होते हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, उनको ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। अजम्पशन होती है, हम मानकर चलते हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ रहेंगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे फेवर में रहेगी। तो 2 तरह के फैक्टर या प्रीमिसेस या अजम्पशन होती हैं। प्रीमिसेस आर प्लानिंग 2 टाइप्स, यानी कि योजनाएं बनाते समय जो हमारे आधार विकसित है, जिनके आधार पर हमने प्लानिंग की होती है, उद्देश्यों का निर्धारण किया है, 2 प्रकार की होती हैं। पहली है इंटरनल प्रीमिसेस, यानी कि आंतरिक आधार, और दूसरा है बाहरी आधार विकसित करना, ताकि जिससे जो हम उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। तो आंतरिक में जाते हैं कैपिटल, यानी कि पूंजी, यानी कि हमारे पास कुल कितनी पूंजी है। दूसरा लेबर हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, रॉ मटेरियल हमें मिल जाएगा या नहीं, मिल जाएगा तो किस रेट पर मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो दूसरा है समय पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो प्रभावित करता है। उसके बाद है मशीनरी, जिसके द्वारा फैक्ट्री में या फर्म में या कंपनियों में कार्य किए जाते हैं। उसके बाद आता है बाहरी। तो बाहरी फैक्टर भी हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी है। तो हम तो ये मानकर चलते हैं, कोई व्यवसाय या उद्देश्य निर्धारण करते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो ऐसी रहेगी, उसमें कोई टैक्स रेट नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से कई बार जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है तो पूरे व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। बिजनेस कंपटीशन, जब आपने व्यवसाय से शुरू किया, कोई कंपटीशन में नहीं था, अगर था भी सही तो वो इतना आपको प्रभावित नहीं कर रहा था, लेकिन अब नया व्यापारी आया है, नया बिजनेस में आया है आपके कंपटीशन में, जो आपके व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है। टेस्ट ऑफ कस्टमर, यानी ग्राहकों की जो क्षमता है, वो भी ग्राहकों का जो टेस्ट है, उनकी जो खरीदने की क्षमता है, वो आपको प्रभावित कर सकती है। क्योंकि जो कस्टमर है, ग्राहक है, वो किंग ऑफ द मार्केट, यानी कि बाज़ार का राजा होता है, वो सभी व्यवसायों को प्रभावित करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हमने ब्याज पे पैसे लिए होते हैं, तो कई बार जो ब्याज की दरें हैं बढ़ा दी जाती हैं, लोन लिया हो तो वो भी व्यवसाय को नुकसान होता है इंटरेस्ट के रूप में। और टैक्सेस की दरें, यानी कर की दरें बढ़ाना सरकार के द्वारा। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर हैं, प्रीमिसेस हैं, आधार हैं, जिनके आधार पर हम निर्णय लेते हैं, भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। तो ये एक प्रकार की जम्पशंस है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जिनको ध्यान में रखकर हमने योजनाएं बनाई हैं। तो अब बात करते हैं सच इवेंट, यानी कि जो भी जम्पशन है, चाहे जो भी कार्य हैं, तो इन्हीं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ विच प्लान आर ड्रॉन, यानी कि इन्हीं के आधार पर, इन्हीं को ध्यान में रखकर ही जो है नियोजन का जो आधार है वो तैयार किया जाता है, यानी कि इन्हीं के आधार पर जो योजनाएं हैं वो बनाई जाती हैं। उसके बाद आता है जो प्लानिंग है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग जो है स्टार्टिंग हर कार्य की प्लानिंग से होती है, और इसका जो फोकस है प्लानिंग का वो फ्यूचर पर होता है। क्योंकि प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए की जाती है, प्रेजेंट में की जाती है, और जो फ्यूचर है वो हमेशा अनसर्टेन होता है। तो इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। विच आर एक्सपेक्टेड टू फैक्ट द पॉलिसी इन्फॉर्मेशन, अगर प्लानिंग सही से नहीं होती तो हम जो पॉलिसी बनाते हैं उसे अचीव करने के लिए वो भी सफल नहीं हो पाएंगी। उसके बाद आता है प्लानिंग बेस्ड ऑन अजम्पशन। मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी हमने योजनाएं बनाते हैं तो हमारी जो अजम्पशन है इंटरनल एक्सटर्नल, इनको ध्यान में रखकर ही बनाई जाती हैं, जो हमारे व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। और किसी भी जो योजना है उसकी जो सक्सेस है, उसकी जो सफलता है, वो डिपेंड करती है सक्सेस ऑफ फोरकास्टिंग, यानी कि उसके अनुमान पर। क्योंकि हमने जो भी योजनाएं बनाई हैं, हमने ये मानकर चला था कि गवर्नमेंट पॉलिसी हमारे फेवर में रहेगी, कोई नया कंपटीशन में नहीं आएगा, टैक्स रेट नहीं बढ़ेंगे। तो हमारा तो ये अनुमान था, हमने ये अनुमान सोचकर जो है अपना आधार विकसित किया था, अपने योजनाएं बनाई थी, अपने निर्णय लिए थे। लेकिन हो सकता है कि इन भविष्य में योजनाएं या जो हमारे आधार थे, जिनके आधार पर हमने निर्णय लिया, जो जम्पशन थी, उनमें परिवर्तन हो सकता है, जिससे व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। इसीलिए कहा गया है जो सफलता है नियोजन की, जो सफलता है इसकी उद्देश्यों को प्राप्त करने की सफलता, वो फोरकास्टिंग पे डिपेंड करती है। यानी कि हमारा जो पूर्वानुमान है जितना सही होगा, उतनी ही हमारी जो योजनाएं हैं सफलता की प्राप्त कर सकती हैं। तो टू अंडरस्टैंड द फेयर असेसमेंट नेसेसरी फॉर इफेक्टिव प्लानिंग, यानी कि
अच्छी तरह से समझने के लिए असेसमेंट, यानी कि जो भी हमने अनुमान लगाया कितना बढ़िया तरीके से लगाया, तो इफ़ेक्टिव प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर प्लानिंग हमारी इफ़ेक्टिव है, असेसमेंट हमारी बढ़िया है, जो हमने सोचा था वो बिल्कुल अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लिए थे वो बिल्कुल सही थे, तो जो है आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो पहला एग्जाम्पल था उद्देश्य निर्धारण का। तो कंपनी ने उद्देश्य डिसाइड किया था कि वह 1 लाख से 2 लाख सेल करना चाहती है, अपनी यूनिट बढ़ाना चाहती है, डबल करना चाहती है। तो अब उसने प्रीमिसेस तैयार किया। मान लीजिए कंपनी है सेट ऑब्जेक्टिव 2 लाख यूनिट उसका निर्धारण था, तो वो उसने मानकर चला कंपनी ने जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो उसके फेवर में रहेगी, तो उसके आधार पर ही उसने निर्णय लिया था कि वह 1 लाख से 2 लाख तक सेल को बढ़ा सकता है। अगर वो प्रीमिसेस जो है आधार हैं जिनके आधार पर निर्णय लिया गया है वो उनके फेवर में नहीं होते हैं, तो जो निर्णय है वो आपके प्रभावित हो सकते हैं। अब बात करते हैं आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी कि जितने भी मार्ग हैं जिन पर चलकर हम अपने रास्तों को, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं संस्था के, उनकी पहचान करना। तो वैसे पहला स्टेप था हमारा उद्देश्यों का निर्धारण करना और अजम्पशंस आर मेड, जो हमने फर्स्ट सेकंड स्टेप में कर ली। उद्देश्यों का निर्धारण हो चुका, अजम्पशंस हमने मान ली कि ऐसा मानकर चलते हैं कि रेट नहीं बढ़ेंगे, कंपटीशन में कोई फर्म नहीं आएगी, तो वो भी हमने अजम्पशंस मान ली या प्रीमिसेस अपना निर्धारण कर लिया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है हमारा अब एक्शन लेने का, एक्ट अपॉन देम। जो भी योजनाएं बनाई हैं, जो भी हमने आधार विकसित किया है, आधार डिसाइड किया है, तो उसके आधार पर हमने अब आगे कार्य करने हैं। तो देयर में भी मैनी वेज, यानी कि आपको पता है एक कार्य को करने के लिए बहुत से रास्ते होते हैं जिस पर चलकर हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑल द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड, यानी हमें उन सभी रास्तों की पहचान करनी है जिस पर चलकर हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, यानी कि यह मुश्किल नहीं है पता लगाना कि कितने ऐसे रास्ते हैं जिन पर चलकर हम अपने संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह मुश्किल नहीं है, परंतु मुश्किल यह है कि जो यह रास्ते हैं बहुत सारे, मान लीजिए 15-20 ऐसे रास्ते हैं जिन पर चलकर हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब सभी रास्तों को या सभी मार्ग को तो नहीं अपनाया जा सकता, तो उस लिस्ट को हमने कम करना है। तो उस लिस्ट को कम कैसे किया जाए, उनमें से बेस्ट निकाले जाए रास्ते जिन पर हमें चलना है, तो ये मुश्किल है। रास्तों की पहचान मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उनको कम करना। अब बात आती है रिड्यूस लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव। जब अब हमें रास्ते कम करने हैं तो सबसे पहले हम उनका डीपली एनालाइज करना पड़ेगा, हर मार्ग का, उस रास्ते का जो हमारे उद्देश्यों की तरफ हमें ले जाते हैं। और एनालाइज करने के बाद हमें उन लिस्ट को कम करना है। तो लिस्ट को कम करने के लिए हमें एक मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड करना होगा, ताकि जो ये मार्ग हैं, रास्ते हैं जो हमारे उद्देश्य की तरफ ले जाते हैं, जो मिनिमम क्राइटेरिया हम डिसाइड करते हैं उसके आधार पर इस लिस्ट को कम करना होगा। अगला है विच डू नॉट फुलफिल द मिनिमम क्राइटेरिया, यानी कि जो रास्ते, जो मार्ग हमारे मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते तो उस रास्ते को हम छोड़ देंगे, जिससे जो है जो मार्ग थे हमारे पास उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और उनमें से जो बेस्ट है उनको छांट सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए इस कंपनी ने अब अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन तो बहुत सारे हैं, तो क्राइटेरिया एक डिसाइड किया और उनमें से जो है लिस्ट को कम किया। तो एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कंपनी है सेल को बढ़ा सकती है, या तो वो प्राइस कम कर दे, या एडवर्टाइजमेंट करने लग जाए, प्रमोशन करने लग जाए, या सेल सर्विसेज क्वालिटी बढ़िया कर दे। लेकिन इन सब को भी ध्यान में रखते हुए कंपनी को जब ये निर्णय लेने हैं सारे और जो अपने टारगेट को अचीव करना है, तो उसने अपना मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया कि वो 10 करोड़ से ज़्यादा खर्च नहीं करेगी, यानी कि इतनी पूंजी ही उसने लगानी है सेल को बढ़ाने के लिए। चाहे वो प्रमोशन करे, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट करे, चाहे वो कुछ भी करे। तो जितने भी क्राइटेरिया थे, जितने भी अल्टरनेटिव अवेलेबल थे, तो आपने देखना है अभी इतनी पूंजी में जो हमारे पास लिमिटेशन है पूंजी की, उस पूंजी पे वो कितने ऐसे रास्ते हैं, मार्ग हैं जो आते हैं कि जो हमारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, उनको हमने चयन कर लेना है और फिर उनका मूल्यांकन करना है। जो भी हमने चयन किया है तो उनका इवैल्यूएट अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, जो भी मान लीजिए 20 में से 10, 5, 7 मार्ग बच गए जो आपके क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, या जो आपने सेलेक्ट कर लिए, जो क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, तो उसके बाद भी वो काफ़ी बच जाते हैं, 4-5 मान लीजिए काफ़ी बच जाते हैं,
तो उनमें से हमें एक ही सिलेक्ट करना होता है जिसको हमने फॉलो करना है। तो आगे पढ़ते हैं अब मूल्यांकन के अंदर क्या करना है हमने। तो जितने भी हमारे कोर्सेज थे, जितने भी मार्क थे हमारे पास अवेलेबल, तो हमने देखना है कि कौन कौन से हमारी एक्सपेक्टेशन या अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, कौन कौन से हमारी मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। तो हमने उनकी गहन अध्ययन करना है ताकि जो हमारा क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाए और लिस्ट को कम कर दिया जाए, उनमें से जो बेस्ट है उनकी पहचान कर ली जाए मूल्यांकन के पश्चात। तो एवरी अल्टरनेटिव कोर्स, जितने भी मार्ग होते हैं, जितने भी ऑप्शन है, रास्ते हैं, तो हर एक की कुछ ना कुछ मेरिट और डीमेरिट यानी कि फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो हमने जितने हर स्टेप के, हर मार्ग के जो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि फ़ायदे और नुकसान हैं, उनकी स्टडी करनी है, उनका अध्ययन करना है और फिर पता लगाना है कि ऐसे कितने मार्ग बचे हैं जो मूल्यांकन के पश्चात हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे क्राइटेरिया के अंदर आते हैं और पूंजी भी ज़्यादा खर्च नहीं होगी और हमारा उद्देश्य भी प्राप्त हो जाएगा। तो कितने रास्ते ऐसे बचते हैं। तो एक आपको मार्ग जो क्राइटेरिया उसमें ध्यान रखना है कि लागत भी कम आए, रिस्क भी कम हो, रिटर्न भी ज़्यादा हो और प्लानिंग के मुताबिक, यानी कि जो आपके आधार थे, जो आपने सोच कर निर्णय लिए थे, जिनको आपने आधार बनाया था निर्णयों का, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी होने चाहिए। और जितनी आपकी पूंजी है, जितना आपके पास फाइनेंस है, उतने ही क्राइटेरिया के अंदर वो सारे जो निर्णय है वो हमारे पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे रास्तों की आपने पहचान करनी है। मान लीजिए ऐसे बहुत से रास्ते आपको मिलेंगे, तो आपको देखना चाहिए, एग्जांपल है कि प्रॉफिट तो ज़्यादा है लेकिन जो कैपिटल आपके पास रिक्वायरमेंट है उतनी पूंजी आपके पास नहीं है, क्योंकि आपकी जो क्राइटेरिया था 10 करोड़ का था, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आपको लगेंगे 15 करोड़। प्रॉफिट तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन पूंजी चाहिए ज़्यादा, तो जो आपके क्राइटेरिया से बाहर है। तो दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है कि लेस कैपिटल है, यानी कि पूंजी तो कम लगेगी लेकिन जो प्रॉफिट है जितना आपको चाहिए उतना आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से जो भी आपने मूल्यांकन करना है, यह देखना है कि लागत भी कम आए, रिस्क भी कम हो, रिटर्न भी ज़्यादा हो और जो आपके आधार थे उसके अकॉर्डिंग हो, और वो पूंजी जो आपकी जितनी है, सीमित है, दायरा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपने सभी मार्गों का चयन करना है, उनकी पहचान करनी है ताकि लाभ भी हो, लागत भी कम आए, नियोजन भी हमारा पूरा हो जाए, पूंजी भी हमारी सीमा के अंदर रहे और रिटर्न भी ज़्यादा हो और उसमें रिस्क भी कम हो। अब बात करते हैं सिलेक्ट, क्योंकि हमने इवैल्यूएशन किया, उनके मेरिट डीमेरिट चेक किए, फिर हमने देखना है उनमें से एक जो बेस्ट है, जो सबसे बढ़िया है, जो जिसमें लागत भी कम है और रिटर्न भी ज़्यादा है और रिस्क भी कम है, पूंजी भी हमारे क्राइटेरिया में है। ऐसे 2-3 रास्ते हमारे पास बच जाते हैं, 1-2, तो उनका हमने चयन करना है। तो सिलेक्टिंग वन बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि सबसे बेस्ट जो होता है उसका चयन करना है ताकि हम उसको लागू कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। तो पहला पॉइंट है हमारा आफ्टर केयरफुल एनालिसिस, यानी कि पूरी ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव थे या मार्ग थे, उनमें से जो बेस्ट है उसकी पहचान हमने करनी है, उन सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो भी हमने पीछे स्टडी की हैं। उसके बाद मोर देन वन अल्टरनेटिव, यानी कि एक से ज़्यादा हो सकता है, एक से ज़्यादा ऐसे कोर्सेज, जो ऐसे मार्ग हमें मिल जाएं कि जिनकी जो फ़ायदे हैं वो सेम है, यानी कि 2 ऑप्शन हमारे पास कि 3 ऑप्शन है कि तीनों में ही सेम हमारे कॉस्ट भी कम आ रही है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि सबकी फीचर सेम है। 3 या 2 रास्ते हमारे पास ऐसे निकल आते हैं, क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए लिस्ट कम कर दी हमने, तो 2 या 3 रास्ते ऐसे बच जाते हैं अंत में, जिसके आधार पर हमें जो हमने सिलेक्ट किए हैं। और ड्यू टू अनसर्टेनिटी, क्योंकि जो प्लानिंग है, योजनाएं हैं, सब भविष्य के लिए की जाती हैं और भविष्य हमारा अनिश्चित होता है, क्योंकि फ्यूचर के लिए निर्णय लिए गए हैं और फ्यूचर जो है अनिश्चित है, उसका अनुमान लगाना इतना सरल नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा, यानी कि 2 हमें मार्गों का चयन करना है। एक को तो हमने अडॉप्ट कर लेना है, यानी कि लागू कर देना है, दूसरे को रिजर्व में रखना है ताकि कभी अगर भविष्य में दिक्कत आए, क्योंकि भविष्य अनसर्टेन है, बदलता रहता है। जो हमने आधार निश्चित किए थे, अगर वो आधार के अकॉर्डिंग उनमें परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, तो जो हमने रिजर्व में रखा है मार्ग दूसरा, उस मार्ग को हम परिस्थिति के अनुसार पर बदल सकें और उस पर चल सकें। तो 2 मार्गों का हमने चयन करना है, पहला तो अडॉप्ट कर लें और दूसरे को रिजर्व में रख लें। उसके बाद द बेस्ट विच इज़ मोस्ट प्रॉफिटेबल, यानी कि 2 सेलेक्ट हो गए,
एक को अडॉप्ट कर लिया जो मोस्ट प्रॉफिटेबल था, और दूसरे को हमने रिजर्व में रख लिया, और उसके जिसमें कमियां कम हो उसको हमने अडॉप्ट कर लेना है, उसको हमने इम्प्लीमेंट कर देना है जो संस्था के लिए सबसे फ़ायदेमंद हो। तो जो भी ये निर्णय लिए जाते हैं, यानी कि सिलेक्शन के अंतिम निर्णय जो होते हैं भी किसका चयन किया जाए, इन सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन थे उनको क्राइटेरिया के अंदर मिनिमाइज़ करना, फिर उनमें से बेस्ट का चयन करना, और फिर एक को इम्प्लीमेंट करना, एक को रिजर्व में रखना, तो ये बहुत कठिन कार्य है। तो ये जो कठिन कार्य है ये जो तभी संभव हो पाता है जो उसका मैनेजर है वो अनुभवी हो, क्योंकि जो सभी निर्णय हैं प्रबंधकों के द्वारा लिए जाते हैं, तो जो ये निर्णय हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो अगर प्रबंधक आपका अनुभवी है, उसके जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बहुत अच्छी है, तभी वो इस कार्य को सफलतापूर्वक निभा पाएगा, जिससे जो है संस्था को भी फ़ायदा होगा। और यानी कहने का भाव ये है, ये सब चीज़ जो है बेस्ट मेथड का चयन करना, ये जो प्रबंधक है इसकी कुशलता पर निर्भर करता है। और फिर हमने एक चयन कर लिया है जो हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो अब पढ़ते हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे अपनी योजना को। तो पहला है दिस इज़ द स्टेप वेयर मैनेजरियल फंक्शन कम इनटू द पिक्चर, यानी कि जो भी कार्य हमने करने थे या सोचे थे उनको अब वास्तविकता में लाने का समय आ गया है, ताकि अब जो भी योजनाएं बनाई थी उनको लागू किया जा सके और उनको वास्तविकता रूप दिया जा सके। दिस स्टेप इज कंसर्न डूइंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि जिसकी अब ज़रूरत थी वो कार्य अब हमें करना है, उसका समय आ गया है उसको वास्तविक रूप देने का। और इसके अंतर्गत जो मैनेजर है यानी जो प्रबंधक है वो अपने कर्मचारियों को जो भी उसकी योजनाएं हैं वो क्लियरली उसको बताना है, ताकि जो कार्य हैं उनको एक्शन में कन्वर्ट किया जा सके, योजनाओं को वास्तविकता का रूप दिया जा सके। तो इस परिस्थिति में जो प्रबंधक है जो उसके कर्मचारी हैं उनको कन्वर्ट करता है, उनको कम्युनिकेट करता है जो भी योजनाएं हैं कि उनको कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है, कैसे लागू करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये सब कर्मचारियों तक सूचनाएं पहुंचानी है, ये प्रबंधक का कार्य है। और इस स्टेप्स के अंदर जो अगली बात आती है, जो भी हमारे संसाधन हैं उनको हमने एलोकेट करना है, बंटवारा कर देना है कि जिस लेबर की जहाँ जिस विभाग में ज़रूरत है, जिस जगह ज़रूरत है उसको वहाँ पर पहुँचा देना, जहाँ मशीनरी की आवश्यकता है वहाँ मशीनरी उपलब्ध करवाना, जहाँ जिस संसाधन की जहाँ ज़रूरत है, यानी कि राइट थिंग राइट प्लेस, राइट पर्सन राइट प्लेस, यानी कि वस्तुओं और व्यक्तियों का जहाँ जिस जगह पर जिसकी ज़रूरत है उसको उस जगह पर पहुँचाया जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, कंपनी ने लक्ष्य निर्धारित किया था 2 लाख सेल का, तो बहुत सारे ऑप्शन थे उसके पास, भी प्राइस को बढ़ाए, उसको बढ़ाए, ये करे वो करे, तो जिनके माध्यम से वो अपनी सेल बढ़ा सकती है। तो एक कंपनी ने सेल्समैन जो होते हैं जिनके माध्यम से सेल को बढ़ाया जाता है, तो उसने हायर कर लिए। तो उसके पास ऑप्शन भी थे, यानी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कर दे, उसने एडवर्टाइजमेंट भी शुरू कर दी, उसने मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग भी शुरू कर दी, जगह जगह वर्कशॉप लगानी शुरू कर दी, ताकि जो है सेल को बढ़ाया जा सके। और बड़ी मात्रा में कंपनी ने सेल्समैन को हायर किया, एडवर्टाइजिंग भी की, टीवी पे ऑनलाइन मार्केटिंग की, और साथ में जगह जगह वर्कशॉप को भी उसने आयोजन किया, ताकि उसकी जो योजना थी सेल को 1 लाख से 2 लाख तक बढ़ाने की उसको वो वास्तविकता में पूरी कर सके। फॉलो अप एक्शन, यानी कि जो भी हमने योजनाएं बनाई हैं उनको अब फॉलो करने का, कार्य करने का अब समय आ गया है, क्योंकि जो इम्प्लीमेंट थी योजनाएं जिनको लागू करना है। तो और अब बात करते हैं स्टेप की, यानी कि एक्शन फॉलो अप करने की। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज़ नॉट एंड, यानी कि जो नियोजन है उसका अंत नहीं हुआ। विद द इम्प्लीमेंटेशन, योजना के लागू होते ही जो नियोजन है वो समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, क्योंकि जो योजना बनाई जाती हैं वो फ्यूचर के लिए बनाई जाती हैं, और फ्यूचर जो होता है वो हमारा अनसर्टेन होता है। और जैसे ही फ्यूचर में कोई मूवमेंट यानी कुछ अजम्पशन या परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी योजनाओं में भी परिवर्तन लाना पड़ता है। क्योंकि अगर परिस्थितियों के अनुसार हम अपनी जो अजम्पशन हमने मानी थी प्रीमिसेस को ध्यान में रखते हुए उन अजम्पशन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाता है, तो हमें जो है अपनी योजनाओं को बदलना होता है, ताकि जो है हम संस्था को नुकसान होने से बचा सकें। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी लगातार। जो भी हमने प्लानिंग की थी तो उसकी मॉनिटरिंग करनी है कंसिस्टेंटली लगातार,
और फीडबैक लेते रहना है हमें समय समय पर। तो लगातार मॉनिटरिंग करना और फीडबैक प्राप्त करना ही फॉलोअप कहलाता है। यानी कि योजना को बना देने से, उसको लागू कर देने से काम नहीं चलेगा। समय समय पर उसका नियंत्रण भी करना है, उसकी मॉनिटरिंग भी करनी है, निरीक्षण भी करना है, लगातार अपना जो है ग्राउंड लेवल पर फीडबैक भी प्राप्त करना है, जिसे फॉलोअप हम कहते हैं। तो मॉनिटरिंग ऑफ प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो नियंत्रण है, मॉनिटरिंग करना, निरीक्षण करना नियोजन का, योजनाओं का बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो हमारी योजनाएं हैं उनको हम सफलतापूर्वक समय अनुसार, योजना के अनुसार पूरा कर सकें और लागू करवा सकें, और जिसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। वो तभी संभव होगा कि जब हम समय समय पर मॉनिटरिंग करेंगे और उसमें आने वाली जो कमियां हैं उनको दूर करते रहेंगे। तो रेगुलर चेक करना है और फिर उनकी तुलना करनी है, जो रिजल्ट आते हैं हमारे अंतिम परिणाम के रूप में, उनके साथ कि अब इम्प्रूवमेंट है या कमी है या उसमें वृद्धि है, ताकि अगर कुछ कमियां हैं तो उनमें जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, सेट स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किया, हमें टारगेट जो डिसाइड किया था, क्या हम उसको प्राप्त कर पाए या नहीं कर पाए, अगर उसमें डिफरेंस आ रहा है तो हमें उसको ध्यान देना है, ताकि हम जो संस्था के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त कर सकें। तो यानी कि रेगुलर चेकिंग, मॉनिटरिंग, फीडबैक हमें लेना है, फॉलोअप करना है एक्शन को, अपनी योजनाओं को, ताकि हम सफलता प्राप्त कर सकें। तो एग्जांपल है, कंपनी ने टारगेट किया 2 लाख सेल का। अब कंपनी को 2 लाख सेल तक जाना है, तो उसको अपने सेल को बढ़ाना है, तो कंपनी को भी ये चेक करते रहना पड़ेगा कि उसके जो ग्राहक है, जितने भी उसकी ब्रांचेज हैं जो फैली हुई हैं यहाँ वहाँ पूरे देश के अंदर, जो मोबाइल कंपनी है, तो उसको ग्राहकों से रिस्पॉन्स प्राप्त करना है, कितनी रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है, नहीं कितनी उसकी बिक्री हो चुकी है, तभी उसे पता चल पाएगा ना 2 लाख तक टारगेट उसका पहुंचा है या नहीं पहुंचा। एम्प्लॉयज़ का रिस्पॉन्स, यानी कि जो ग्राहक हैं उसका उसकी कंपनी के प्रति, उसकी मोबाइल कंपनी के प्रति कितना रिस्पॉन्स है, क्यों नहीं खरीद रहे, अगर खरीद रहे हैं तो क्या कारण है, कहाँ कमियाँ रह रही हैं उसके प्रोडक्ट में, समय समय पर फीडबैक लेते रहना। अगर ग्राहक किसी कमी के कारण फ़ोन से संतुष्ट नहीं है, मोबाइल फ़ोन से, तो वो आपकी जो बिक्री है वो कम हो जाएगी, आप टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ग्राहक का जो रिस्पॉन्स है, उनकी जो कंप्लेंट है, उनकी जो समस्याएं हैं, समय समय पर उनका समाधान करना भी आवश्यक है, ताकि जो हमारे टारगेट है या जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारी प्लानिंग है, उनको हम सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें और संस्था के उद्देश्यों को पूरा कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, योजना नियोजन की प्रक्रिया, यानी कि प्लानिंग प्रोसेस, यही समाप्त होता है। और आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद।